पिछले शुक्रवार यानी 13 जून से एक बार फिर से दुनिया में युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। बल्कि आहट ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब वे इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर चुके हैं। सवाल ये है कि सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा था तो अचानक 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्यों अपने फाइटर जेट्स और मिसाइलों से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, आर्मी बेस और पॉलिटिकल सेंटर्स को टारगेट किया? और क्यों अचानक एक नए जंग की शुरुआत हो गई? अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो पिछले 2 सालों में बहुत कुछ हुआ। इजराइल लगातार हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स पर हमला करता रहा। जवाब में पलटवार भी हुआ। इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू की नीतियों को लेकर जनता में गुस्सा था। ऐसा लगने लगा था कि नेतन्याहू अगला चुनाव हार सकते हैं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनकर व्हाइट हाउस लौट चुके थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिसंबर 2024 से एक साथ कई फ्रंट पर लड़ाइयों के आसार बन गए थे। जनवरी 2025 में नेतन्याहू व्हाइट हाउस गए और ट्रंप से मिले। उन्होंने ट्रंप को बताया कि क्या करना जरूरी है, लेकिन ट्रंप ईरान पर हमले के खिलाफ थे। उनका मानना था कि न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, मगर इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और 13 जून को अचानक ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले की जड़ में कुछ अहम शब्द हैं जो पूरी कहानी को समझने के लिए ज़रूरी है। पहला है न्यूक्लियर डिटरेंट। न्यूक्लियर डिटरेंट का मतलब है कि 2 न्यूक्लियर पावर देश जैसे भारत और पाकिस्तान कभी सीधे जंग में नहीं उलझते, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉर का खतरा होता है। इसीलिए पूरी दुनिया कोशिश करती है कि बातचीत से सुलह हो जाए। लेकिन अब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल न्यूक्लियर डिटरेंट से आज़ाद था। गाजा, फिलिस्तीन, ईरान या लीबिया, इनमें से किसी के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। इसीलिए इजराइल जब चाहे हमला कर देता था और कोई उन्हें नहीं रोकता था। मगर कहानी तब बदली जब पता चला कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल को हर कदम पर दुनिया की इजाज़त लेनी पड़ेगी और इसके बाद वो कभी ईरान पर अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा अहम शब्द है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यानी यूरेनियम को इतना शुद्ध करना कि उससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सके। बिजली और मेडिकल यूज़ के लिए यूरेनियम को 3 से 5% तक शुद्ध करना होता है, लेकिन न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इसे 90% तक शुद्ध करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 80% एनरिचमेंट तक पहुंच गया था, यानी अब सिर्फ 10% बाकी है, जो वो किसी भी वक्त हासिल कर सकता है। यही खबर नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी थी। उन्हें लगा कि अगर ईरान बम बना लेता है तो फिर इजराइल कभी हमला नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने जल्दीबाजी में ईरान पर हमला कर दिया। 13 जून के हमले में ईरान के टॉप कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मारे गए। अब ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है। ये जंग अब अपने 6वें दिन में पहुंच चुकी है। ईरान के मुताबिक अब तक उनके 885 लोग मारे जा चुके हैं और 1326 घायल हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती है कि न्यूक्लियर प्लांट्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वे ज़मीन के बहुत अंदर बनाए गए हैं। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? क्या ईरान को चीन और रूस का साथ मिलेगा? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान किसी दूसरे देश के लिए न्यूक्लियर देगा, ऐसी हिम्मत तो उसकी होगी नहीं। इजराइल की कुल आबादी 90 लाख है, जबकि ईरान की कुल आबादी है 9 करोड़, मतलब इजराइल से 10 गुना ज़्यादा। ईरान की रेगुलर और रिवॉल्यूशनरी आर्मी मिलाकर 8 लाख के आसपास है, जबकि इजराइल की सिर्फ 1.7 लाख। मगर आजकल जंग सैनिकों से नहीं बल्कि हवाई ताकत से जीती जाती है। ईरान के पास 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलें हैं, जो 2,500 किलोमीटर तक मार सकती है। 2023 की रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान के पास 3,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ये हर दिन 100 मिसाइलें दाग सकता है। दूसरी ओर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम माना जाता है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम, ये तीनों दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देती हैं। लेकिन इस बार जब ईरान ने पलटवार किया तो तेल अवीव की तस्वीरें गाजा जैसी दिखने लगी। मिसाइलें राजधानी तक पहुंच गई। सवाल उठा, क्या इजराइल का डिफेंस फेल हो गया? असल में इन सिस्टम से मिसाइल गिराने का भारी खर्चा आता है। आयरन डोम का एक मिसाइल $50,000,
यानी लगभग 43 से 44 लाख का पड़ता है। डेविड स्लिंग की एक मिसाइल $1 मिलियन यानी 8 से 9 करोड़ का, और एरो सिस्टम का एक मिसाइल $2 मिलियन यानी 16 से 17 करोड़ रुपए का पड़ता है। 2024 में एक दिन में सिर्फ मिसाइल डिफेंस पर इजराइल का खर्च $200 मिलियन तक पहुंच गया था। अगर युद्ध लंबा चला तो खर्च कई बिलियन डॉलर तक जा सकता है। अमेरिका मदद जरूर करेगा, लेकिन हर मिसाइल के पीछे इतनी भारी कीमत जुड़ी है कि सोचकर माथा घूम जाए। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात जो अभी सामने आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन से मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कहाँ छिपे हैं, लेकिन हम उन्हें मारना नहीं चाहते। हमारे लिए वो एक आसान टारगेट है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है, जब तक खामेनेई को खत्म नहीं किया जाएगा ये जंग नहीं रुकेगी, और जिस दिन उन्हें मार दिया जाएगा ये जंग उसी दिन खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मारने से क्यों बच रहे हैं, जबकि नेतन्याहू यही कर गुजरना चाहते हैं। इसकी जड़ें हमें 1979 की इस्लामिक क्रांति से मिलती है। उस वक्त ईरान पर शाह पहलवी का राज था। देश वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित था और इजराइल व अमेरिका से उसके अच्छे रिश्ते थे। लेकिन फिर आई क्रांति, और इस क्रांति की अगुवाई की आयतुल्लाह रुहुल्लाह खैमानी ने। वे ईरान के बाहर रहकर इस क्रांति को चला रहे थे। इस क्रांति ने शाह पहलवी को सत्ता से हटाकर ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य बना दिया। फिर तय हुआ कि अब देश का असली नेतृत्व एक सुप्रीम लीडर के पास होगा, जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों मामलों में सर्वोच्च होगा। और फिर सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह खुमैनी। 1979 से 1989 तक उन्होंने ये भूमिका निभाई, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ से पहले ही उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और नज़दीकी सहयोगी आयतुल्लाह अली खामेनेई को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तब खामेनेई राष्ट्रपति थे, और आज 36 साल बाद भी 87 साल की उम्र में वही शख्स ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिनकी बात पूरे देश के लिए अंतिम मानी जाती है। अब जरा सोचिए, एक चुनी हुई सरकार हो और उसके ऊपर एक ऐसा लीडर जिस पर अमेरिका और इजराइल निशाना साधे हों, लेकिन ट्रंप उन्हें क्यों नहीं मारना चाहते? इसकी वजह है कि खामेनेई ने कभी अमेरिका पर सीधा हमला नहीं किया है, न अमेरिकन एम्बेसी पर, न किसी नागरिक या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, यानी अमेरिका पर कोई सीधा एक्शन नहीं लिया। इसीलिए ट्रंप को लगता है कि जब तक हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया गया हो, हम क्यों उसकी हत्या करें। दूसरी ओर इजराइल की मंशा साफ है। वो चाहता है कि 1979 से पहले का वक्त लौटे, जब शाह पहलवी का शासन था और इजराइल ईरान दोस्त थे। और आज भी पहलवी वंश के जो प्रिंस और परिवारजन हैं वो विदेशों में रह रहे हैं। उनके समर्थक आज भी ईरान में मौजूद हैं। इसी राजा समर्थक नेटवर्क के जरिए मोसाद ईरान के भीतर से ऑपरेशन चला रही है। 13 जून के हमले में इजराइल ने जिन टारगेट्स को निशाना बनाया वो सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में ज़मीन पर मौजूद एजेंट्स के जरिए भी ऑपरेट किए गए। यानी सवाल उठने लगा है, क्या मोसाद के एजेंट तेहरान के अंदर मौजूद हैं? रिपोर्ट्स का दावा है कि शाह पहलवी के वफादार लोग आज भी वहां रह रहे हैं, और उन्होंने ही मोसाद को इनसाइड एक्सेस दिया। इसका मकसद है सत्ता परिवर्तन, यानी तख्ता पलट। खुद इजराइल चाहता है कि खामेनेई हटे और उसकी जगह कोई ऐसा नेता आए जो वेस्ट फ्रेंडली हो, न्यूक्लियर बम से दूर रहे और अमेरिका इजराइल के लिए फ़ायदेमंद हो। अब एक सवाल और, अगर खामेनेई को हटाया जाता है तो अगला कौन? सूत्र बताते हैं कि खामेनेई के बाद उनके बेटे मुस्तफ़ा खामेनेई को अगला सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। और यही बात अमेरिका और इजराइल को और परेशान कर रही है कि कहीं सत्ता फिर से उसी परिवार में न चली जाए। अब ईरान का समाज और उसका धर्म मिलकर एक अलग राजनीतिक संस्कृति बनाते हैं। वहाँ की शिया परंपरा में खामेनेई को एक धार्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त है, और ईरान के बाहर जहाँ जहाँ शिया आबादी है वहाँ भी उनकी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। यानी अगर उन पर हमला होता है तो मामला सिर्फ एक देश की जंग का नहीं रह जाएगा, बल्कि पूरे शिया इस्लामी जगत का मामला बन जाएगा।
इस बीच मिडिल ईस्ट के अन्य मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब खुलकर ईरान के समर्थन में सामने नहीं आए। कुछ देशों ने तो इनडायरेक्टली इजराइल का साथ भी दिया। इसकी वजह है अमेरिका का दबाव। अमेरिका का वर्चस्व इतना है कि इन देशों की सरकारें खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही, जबकि जनता ईरान के समर्थन में है। यही वजह है कि कई देशों की सरकार और उनकी जनता के बीच एक गहरी खाई बनती जा रही है। वे डर रहे हैं कि कहीं तख्ता पलट जैसी स्थिति उनके खुद के देश में न बन जाए, जैसा लीबिया में हुआ था। अब एक दिलचस्प बात और, ईरान में तेहरान की मशहूर जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये है जंग का ऐलान। ईरान में लाल झंडा फहराना मतलब ये होता है कि देश अब युद्ध की स्थिति में है और अब वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान की खास बात यह भी है कि वह पहले खुद को देश मानता है, उसके बाद इस्लामिक स्टेट। यानी जब हमला देश पर होता है तो पूरी जनता एक सुर में बदले की बात करती है, और सरकार भी। इसीलिए जब खामेनेई ने मंगलवार को घोषणा की अब ये हमला नहीं जंग है, तो देश की जनता भी तैयार दिखी। अब दोनों ओर से धमकियों का दौर चल रहा है। अमेरिका ने कहा है तेहरान खाली कर दो, और ईरान ने पलटकर कहा तेल अलवी खाली कर दो। इस सियासी घमासान में असली नुकसान तो आम जनता का हो रहा है। दूसरी ओर नेतन्याहू खुद राजनीतिक संकट में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश का ध्यान युद्ध की ओर मोड़ रहे हैं, और ईरान के आम लोग डर के साए में तेहरान छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जंग का अंजाम क्या होगा ये कहना मुश्किल है, मगर इतिहास गवाह है, जंग किसी सत्ता को नहीं, सिर्फ इंसानियत को हराती है। आज का केस यहीं समाप्त होता है, तो चलिए आज के लिए अलविदा कहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।